तो चलिए शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है, कल के लेक्चर में अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस डिस्कस की थी। उसमें से जो मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट मेन रिएक्शन थी वो थी ब्रिज रिडक्शन। उसमें क्या था भाई साहब, अपन को एक याद रखना, ब्रिज को किससे याद रखना, बिच से। और बिच में क्या होता है, बिच किसको बोलते हैं, कुतिया को। कुतिया उधर अपन इधर, कुतिया उधर अपन इधर, मतलब उसमें एंटी लगता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात की थी कोरा हाउस। कोरा हाउस किसका था भाई साहब, गिलमैन का। गिलमैन का रिएजेंट क्या था, गिलमैन का रिएजेंट क्या था, याद करो देखा। उसका रिएजेंट था R2CuLi, ठीक है भाई साहब। उसके बाद में अपन ने बात की थी कुचरो की। कान में किट्टी जमा हो जाती है तब अपन उसको कुचरते हैं, तो किट्टी मतलब कीटो। कीटो ज्यादा स्टेबल किससे, इनोल से। किसमें आएगा, कुचरो उसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया था। अब आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं भाई साहब उसके आगे की रिएक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3, नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए लेके चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, और ये आज की पहली स्क्रीन, पहली और लास्ट, यही एक दो और पढ़ लेंगे इसमें क्या रिएक्शंस। तो चलिए पहली रिएक्शंस की बात करते हैं। आज की जो सबसे पहली रिएक्शन है उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ये क्या कहना चाह रहा भाई साहब, इसको अपन समझते हैं। पहले सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तीन तरह के होते हैं। एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे अपन पहली बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। इलेक्ट्रोफाइल R पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, कार्बोकेटन बनेगा, कार्बोकेटन फॉर्म होगा। जो कार्बोकेटन बनेगा ना भाई साहब, कार्बन की चेन पे जो कार्बोकेटन बनेगा ना, उसका इस केस में रीअरेंजमेंट हो सकता है। रीअरेंजमेंट इन द सेंस क्या हो सकता है, कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ भागती है। अगर हम भी इंसान है, इंसान भी की टेंडेंसी क्या होती है भाई साहब, स्टेबिलिटी की तरफ भागना होता है। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव बनेगा ना, कार्बोकेटन बनेगा ना, कार्बोकेटन की टेंडेंसी ये रहेगी भाई साहब, कुछ ना कुछ करके, कुछ ले दे के, अपना सेटलमेंट करके स्टेबल होना है। कैसे भी करके स्टेबल हो जाएगा, वो अपन आगे बात कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार होगा, जब उसको फायदा दिखेगा अपना, उसी टाइम वो अपना रीअरेंजमेंट करके स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। अब आगे बात करते हैं कैसे होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या दे रखा, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर रिएजेंट अपन ने क्या डाला, एल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट AlCl3। सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना भाई साहब वो यही है, एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में ही डालना है। एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में ही डालना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई साहब, एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में डालेंगे तो भाई साहब ये जो R है ना, यहां से तोड़ के Cl तो माइनस निकल जाएगा, ठीक है। और R पॉजिटिव बोले तो कार्बोकेटन की फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये जो R पॉजिटिव है ना, ये टेंडेंसी क्या रखेगा भाई साहब, टेंडेंसी ये रखेगा, अगर ये रीअरेंजमेंट हो सकता है, स्टेबल हो सकता है रीअरेंजमेंट करके, तो पहले रीअरेंज करेगा, उसके बाद में अटैक करेगा बेंजीनिंग पे, ठीक है। अगर मान लो ये सिंगल चेन है, सिंगल कार्बन है, तो सीधा जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा। अब मान लो कि इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बेंजीन है। अब ये R कार्बन की चेन, मैंने कल समझाया था, R कार्बन की चेन कितनी भी हो सकती है, 10 कार्बन की भी हो सकती है, 20 कार्बन की भी हो सकती है, 100 कार्बन की भी हो सकती है, 1000 कार्बन की भी हो सकती है। अपन क्या लेके चल रहे, 3 कार्बन की चेन लेके चल जाते हैं। उसमें क्या एक अपन ने ले लिया, क्या क्या ले लिया भाई साहब, अल्काइल क्लोराइड। अब अल्काइल क्लोराइड ले लिया, उसके अंदर अपन ने मान लो एनहाइड्रेट AlCl3 डाल दिया। एनहाइड्रेट AlCl3 डाल दिया, इसमें क्या बनेगा भाई साहब, R पॉजिटिव। R पॉजिटिव क्या बोले तो वो हो गया कार्बोकेटाइन। अब इस कार्बोकेटाइन की टेंडेंसी क्या रहेगी भाई साहब, टेंडेंसी रहेगी टेंडेंसी टू रीअरेंज, टेंडेंसी टू रीअरेंज। ये क्या करेगा भाई साहब, अपने आप को रीअरेंज करेगा। तो रीअरेंज कैसे करेगा, अब देखो आप सुन लो एक बार। यहां से ये Cl माइनस भाग गया और ये CH2 पॉजिटिव बच गया। अब ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा ताकि सबसे स्टेबल फॉर्म में आ जाए। मान लो कि ये ऐसे दिया हुआ, देखो ये दिया हुआ CH3 CH2 और CH3, इसके ऊपर CH2 इसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी भाई साहब, रीअरेंज कर सकता है। रीअरेंज क्या होता है भाई साहब, रीअरेंज यहां से H ले लेगा खुद, ये लास्ट वाला कार्बन, और ये जो प्लस है ना आगे वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिखाने में कैसे दिखेगा, CH3 CH प्लस, सॉरी, ठीक है। तो ये बीच वाला कार्बन पे आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज।
बोले तो कार्बोकेटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट होकर फर्स्ट कार्बन से सेकंड कार्बन पे आ गया। अब इस कार्बन पे आ गया तो इस कार्बन पे आप देख पा रहे हो भाई साहब अल्फा एच कितने, 3 अल्फा एच यहाँ पे हो गए, 3 अल्फा एच और 3 अल्फा एच यहाँ पे हो गए, तो ऑल टोटल 6 अल्फा एच हो गए, 6 अल्फा एच। लेकिन इस केस में आप देख पा रहे हो भाई साहब 2 अल्फा एच, कितने, 2 अल्फा एच। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच, STABI, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच, ठीक है। जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इस केस में अल्फा एच आ रहे हैं, इस केस में 2 आ रहे हैं, तो इसमें ज्यादा अल्फा एच आने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो भाई साहब इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये जाके अटैक करेगा इस पे बेंजीन रिंग पे, ये कहां पे चली गई अपनी बेंजीन रिंग, ये रही, इस पे जाके अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ये कार्बन तो जाके इससे जुड़ जाएगा, मान लो कि ये एस आ गया, CH3 CH यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। अब इसका पॉजिटिव ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन को अपन डिनोट कैसे करते हैं, लाइन से डिनोट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन अपन ने शो कर दिए। ये भाई साहब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, क्यूमिन बोलते हैं। ये आगे आपके अभी एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा जिसमें ये काम आएगी, क्योंकि मैंने उस रिएक्शन में जो रिएजेंट लिया ना, मतलब जो रिएक्टेंट लिया ना, रिएक्टेंट का मैंने नाम नहीं लिखा, मैं आपसे वापस पूछूंगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भाई साहब, क्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं एक बार ये रब कर रहा हूं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच, ठीक है। अब ये सब तो हो गया सिस्टम, इतना तो समझ में आ गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये मतलब ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब ये है कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, इससे अपन नहीं कर सकते, नहीं क्या कर सकते। जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये कार्बन दिख रहा है, ये दूसरा कार्बन दिख रहा है, दूसरे कार्बन के अपन ऊपर 3 कार्बन और नहीं जोड़ सकते इस मेथड से। क्यों नहीं जोड़ सकते, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। कारण कारण ये है कि भाई साहब सबसे बड़ा कारण तो ये, उसमें सबसे पहले अपन ये ऐसा क्रिएट करना भी चाहेंगे ना, तो सबसे पहले वो रीअरेंज करने की कोशिश करेगा। रीअरेंज करने की कोशिश के कारण ये क्या होगा भाई साहब, जो प्लस है ना उठ के आगे आ जाएगा, उठ के आगे आ जाएगा, तो जो प्लस ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, मतलब जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा, तो क्या होगा भाई साहब अपने आप को रीअरेंज करेगा, रीअरेंज करेगा। जैसे मान लो कि ये कार्बन है, ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है क्या है। अब मान लो कि ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये दिख रही है अपन को 1 2 3 4 4 1 5, 5 कार्बन है, ये रहे 5 कार्बन, ठीक है। अब मान लो कि ये प्लस चार्ज यहाँ पे इस केस में, तो लेकिन प्लस चार्ज यहाँ पे नहीं रहता, इस केस में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे भागेगा। कैसे होगा, ये प्लस चार्ज ऐसे आ जाएगा, ऐसे आने का मतलब ये होगा इस प्लस चार्ज मतलब इस कार्बोकेटाइन के पास में कितने 12 अल्फा एच है, कितने 12 अल्फा एच, और इस केस में एक 0 अल्फा एच है, एक भी अल्फा एच नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, 12 अल्फा एच वाला। जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। बात ये ध्यान रखनी है साहब, रीअरेंजमेंट के केस में अल्फा एच दे के आप काम चला लो, ठीक है, उस वजह से वो नहीं बनेगा। चलो अब बात कर लेते हैं आगे। ये तो हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन और एक तो एल्काइलेशन, और ये यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एकाइलेशन। एल्काइलेशन और एकाइलेशन में फर्क क्या है भाई साहब, ये आप समझ लो एक बात। सबसे पहले तो उसमें क्या होता है भाई साहब, सिंगल जो कार्बन की चेन होती है ना वो आके जुड़ती है, और एकाइलेशन में क्या होता है भाई साहब, एकाइलेशन में होता है जो कार्बन है ना भाई साहब, पूरी कार्बन की चेन उसके साथ एक कार्बन विद डबल बॉन्ड O के साथ प्रेजेंट होगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एकाइलेशन में क्या ध्यान रखना, C डबल बॉन्ड O के साथ हमेशा एक कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा उसमें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ये मान लो कि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर ये अपन ने भाई साहब एक रिएक्टेंट और डाल दिया, क्या डाल दिया, RCOOCl, ठीक है। फिर उसके ऊपर एनहाइड्रेट Cl डाल दिया, एनहाइड्रेट AlCl3, वो का वही सेम प्रोसेस किया अपन ने। बस यहाँ पे जो रिएजेंट है ना भाई साहब, इसमें रिएजेंट बेंजीन, इसमें भी रिएजेंट बेंजीन, लेकिन इसमें RCOCl है, उसमें सीधा RCl था, इसमें बीच में क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O बीच में आ गया। फिर जैसे अपन डालेंगे तो इस केस में क्या होगा भाई साहब, रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इस केस में रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं होगा वो आप समझो। जैसे ये R है, ये C डबल बॉन्ड O, अब यहां से जो Cl निकलेगा ना, ये तो अपना -1 इलेक्ट्रॉन लेकिन निकल जाएगा,
पीछे छोड़ के जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। अब इस केस में पॉजिटिव चार्ज अपने आप को रीअरेंज क्यों नहीं करता, वो आप सुनिए। इस केस में पॉजिटिव चार्ज अपने आप को रीअरेंज इसलिए नहीं करता क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस करके अपने आप को पहले स्टेबल कर देता है। कारण मतलब ये अपने आप को सी डबल बॉन्ड ओ है ना भाई साहब, उसके साथ रेजोनेंस करके अपने आप को पहले स्टेबल कर लेता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती रीअरेंजमेंट करने की। इस कारण इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में ये सीधा का सीधा बच गया। अब मान लो कि ये अपन का रिएजेंट तो उठा के अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग थी उसके ऊपर अपन ने अटैक करवा दिया, तो ये बन गया अपने पास प्रोडक्ट। इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या समझेंगे, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, उसके अपन ऊपर क्या रिएक्शन करवा, ये पीएच का मतलब भाई साहब, पीएच का मतलब क्या, फिनाइल है। अब ये फिनाइल का मतलब ये भाई साहब बेंजीन की रिंग को बोलते हैं। ठीक है, पीएच सी डबल बॉन्ड और सीएल। ठीक है, इसके ऊपर अपन रिएजेंट का वो डाला NaCl3, तो इसका जो है ना भाई साहब, ये यहाँ से सीएल दूर के चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ पे बेंजीन के रिंग के ऊपर कोई से भी कार के ऊपर जाके एक बॉन्ड बना लेगा और अपने आप का एक प्रोडक्ट बना लेगा। ये जो अपने पास प्रोडक्ट बन के आ गया, ये अपने पास निकल के आ गया। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट होता नहीं है, क्यों नहीं होता वो मैंने समझा दिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आसान और सबसे पूछने लायक भाई साहब अपनी रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है डार्जेंस प्रोसेस। क्या नाम है भाई साहब, डार्जेंस प्रोसेस। अब डार्जन को अपन याद रखेंगे टार्जन से। किससे, टार्जन को टार्जन से, टार्जन। अब टार्जन को टार्जन से कैसे याद रखेंगे, टार्जन एक मूवी आ रखी है भाई साहब, टार्जन मूवी में वो क्या होता है, कार होती है, वो अपने आप चलती है वगैरह ऐसा कुछ है उसमें। ठीक है, अब टार्जन को टार्जन से कैसे याद रखेंगे, टार्जन नाम आया, टार्जन को टार्जन याद करो। टार्जन से अपन को एक याद रखना, टार्जन को क्या है, SOCl2 अपनी केमिस्ट्री में टार्जन है। क्या है भाई साहब, SOCl2 को अपन पूरी केमिस्ट्री में टार्जन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टार्जन बोलेंगे। ठीक है, अपन बात कर रहे थे SOCl2 की, SOCl2 को अपन ने बोल दिया टार्जन। अब बात आ गई टार्जन, टार्जन आ गई, टार्जन को टार्जन से याद रख लिया। ROH बोले तो अल्कोहल, एल्कोहल, ये अल्कोहल की सबसे बढ़िया रिएक्शन है भाई साहब। उसके साथ अपन ने टार्जन प्रोडक्ट डाल दिया, मतलब टार्जन का रिएजेंट डाल दिया SOCl2। उसके साथ अपन को मिलने को क्या, देखने को क्या मिलेगा भाई साहब, प्रोडक्ट में मिलेगा एक तो एल्काइल क्लोराइड, बोले तो कहने का मतलब एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा एक तो, और दूसरा SOCl2 जो कि एक गैस है, SO2 एक गैस है, वो क्या होगी, जैसे बनेगी बनते ऊपर उठ जाएगी। दूसरा बनेगा HCl ये गैस है, वो फटाक से ऊपर उठ जाएगी, मतलब भाप बन जाएगी, उठ जाएगी, गैस है तो गैस उड़ेगी। अब इसकी महत्वपूर्ण बात क्या भाई साहब, ये ध्यान रखो आप, सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यही है कि जो इसके साथ दो भाई साहब गैसेस बनती है ना, जैसे प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों की दोनों गैसेस तो उड़ जाती है, जो प्रोडक्ट होता है वो अपने को अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाता है। अच्छी खासी क्वांटिटी का कहने का मतलब ये है कि भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन चीज मिल जाती है, और उसमें अपन को कुछ भी माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। ठीक है, कैसे माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, जैसे मान लो अपन ने अल्कोहल डाल दिया, उसके अपन ने टार्जन का रिएजेंट डाल दिया, क्या डाल दिया, SOCl2 डाल दिया, तो अपन को क्या मिल गया, अल्काइल क्लोराइड, बोले तो अल्काइल हैलाइड मिल गया। उसके साथ SO2 प्लस HCl दोनों गैस है, दोनों के दोनों बनते ही जैसे ही बनेगी वैसे उड़ जाएगी, जैसे ही बनेगी वैसे ही उड़ जाएगी, तो अपन को प्रोडक्ट में क्या मिला, RCl। ये भाई साहब अल्काइल हैलाइड बनाने का सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, यहां पे एक लाइन लिख लो चाहिए आप, RCl हैज गुड यील्ड का मतलब है भाई साहब ये ज्यादा मात्रा क्वांटिटी बनेगा। ठीक है, इन प्रोडक्ट टू गैसेस आर फॉर्म्ड, ये दो गैसेस बन गई, RCl हैज गुड यील्ड, इसकी गुड अच्छी यील्ड बनती है, ये दोनों उड़ जाती है, ये पीछे बढ़ा रहता है। ये तो हो गया टार्जन को याद रखेंगे टार्जन से। ठीक है बच्चों, अब आगे अपन बात करते हैं भाई साहब रिट्ज रिएक्शन। देखो साफ सी बात है, ये आज तक तो आई नहीं है जो रिट्ज रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, बाई चांस आ भी जाए तो आप एक बार इसको देख लो। रिट्ज रिएक्शन को क्या बोलते हैं, क्लोरोसल्फोनेशन। इसमें होता है क्या भाई साहब, क्लोरोसल्फोनेशन होता है रिट्ज रिएक्शन में। कैसे होता है वो आप समझ लो। एल्केन ले लिया अपन ने, RH का मतलब हो गया एल्केन, ये एल्केन कार्बन की पूरी चेन है, एल्केन के साथ में अपन SO2 गैस और Cl2 गैस, इन दोनों का H न्यू का मतलब होता है भाई साहब सनलाइट। ये H न्यू है ना भाई साहब, H है H,
एच न्यू, इसका मतलब है सनलाइट, इसका मतलब सनलाइट। एच न्यू के मतलब मान लो कि अपन एक एल्केन ले ली, एक बीकर लिया सबसे पहले, उसके अंदर एल्केन डाल दी, उसके अंदर SO2 डाल दिया और उसके अंदर ही Cl2 डाल दिया, तो अपने पास जो प्रोडक्ट, इसको ले जाके धूप में रख दिया, जो अपने पास प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RSOCl2। बोले तो एल्केन की रिंग के साथ SOCl2 और जुड़ जाएगा, उसको अपन बोलते हैं क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरीन जुड़ गया, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब SO2 आ गया, इसलिए SO आ गया, इसलिए क्लोरोसल्फिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीड कैसे होता है, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ये फ्री रेडिकल क्या होता है भाई साहब, उस दिन भी मैंने समझाया था, फ्री रेडिकल का मतलब होता है आर होता है ना, कार्बन की चेन, उसके ऊपर एक डॉट होता है, डॉट का मतलब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है कि जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, वैसा वो दोनों दिखेंगे, पास आए, पास आते बॉन्ड बनाए, बॉन्ड बनाते अपना स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबल होकर अपना आगे काम कर लेंगे। ये तो सारी की सारी बातें होगी रीट्स रिएक्शन की। अब बात करते हैं अपन आगे बोल्ज सीमेन रिएक्शन। ये भाई साहब, ये सीमेन वो नहीं है, ये सीमेन अलग है। ठीक है, बोल्ज सीमेन और सीमेन में क्या फर्क है भाई साहब। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। कैसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब आप अमाइन चैप्टर पढ़ोगे, अमाइन चैप्टर 12 का अमाइन चैप्टर है, उसमें आपका एक लास्ट के 4 या 5 पेज में डाइएजोनियम करके एक टॉपिक दे रखा है। उस डाइएजोनियम में भाई साहब ये बोल्ज सीमेन डिस्कस कर रखा है। उसमें क्या डिस्कस कर रखा है, थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं। ये है भाई साहब डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या है भाई साहब, बेंजीन की रिंग बनी हुई है, N2 अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर बन जाए तो उसको अपन एजो बोलते हैं, और उसके साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसको क्लोरीन बोलते हैं। अब ये क्या हो गया, बेंजीन तो इसका खुद का नाम आ गया, डाइएजोनियम दो नाइट्रोजन इसलिए, और क्लोराइड, क्लोराइड क्लोरीन के लिए, प्लस HBF4 का अपन इसके ऊपर रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास वो निकल आएगा, वो निकल जाएगा फ्लोरोबेंजीन प्लस N2, N2 एक गैस आके उड़ जाएगी, प्लस BF3। ठीक है, ये तो अपन को बोल्ड सीमेन में मिलेगा। चलो ये तो नॉर्मल बात है। आगे इस बोल्ड सीमेन में एक बढ़िया बात ये है कि जो एनसीईआरटी है ना, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बातें दे रखी है, इसके ऊपर 3 या 4 पॉइंट्स बना के दे रखे हैं कुछ, आप एक बार जाके उसको रीड आउट करना, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट्स है भाई साहब। आप जैसे अमाइन का चैप्टर खोलोगे, 12th क्लास की जो अमाइन की चैप्टर की बुक है ना आपकी, उसको जैसे आप खोलोगे, लास्ट में जाना, पूरा पेज पलटा देना, पेज पलटाने के बाद लास्ट में आएगा डाइजोनियम की एक हेडिंग आएगी बड़ी सी, उसमें 2 या 3 पेज छोड़ के लास्ट में लिखा हुआ है ये भाई साहब बाल्ज सीमेन रिएक्शन। इसका पता नहीं बाल्ज सीमेन उनके नाम से लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये प्रोसेस जरूर लिखी है, BH4 है ना, HBF4, ये भाई साहब हाईलाइट करके लिखा हुआ। इसके बारे में 3 या 4 लाइन लिख रही है, वो आप जाके जरूर पढ़ना। आप एक बार खुद माथा पच्ची करोगे तो आपको खुद को याद रहेगा भाई साहब मैंने क्या पढ़ा था। अभी मैं बता दूंगा, वो 4-5 लाइन मेरे को भी याद है, मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं होना। एक बार आप जाके जब पन्ने पलटाओगे ना, तब आपको यकीन हो जाएगा भाई साहब हाँ कुछ ना कुछ तो बढ़िया लिख रहेगा, मैं यहाँ पे आके पढ़ा हूँ इसलिए मेरे को याद तो हो ही जाएगा ये। ठीक है, ये होगी सारी बोल्ड सीमेन की बातें। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट प्रोसेस की, वो है भाई साहब डोस प्रोसेस। एक डोस प्रोसेस होता है किस लिए, इडली डोसा बनाने के लिए, ये डोस प्रोसेस। ये भाई साहब डोस प्रोसेस क्या है, ये अपन बात करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनोल क्या है भाई साहब, ये अपन बात कर लेते हैं। डोज प्रोसेस आते हैं अपन को क्या याद रखना, डोज, डोज किसका देना है, डोज किसको देना है। अब भाई साहब मान लो मैं थक गया, पूरा क्लास लेते लेते ही हो गया भाई साहब, अब तो बस कुछ शक्ति यही नहीं है अपने उसमें, तो मैं क्या करूंगा, जाके एक छोटा सा डोज ले लूंगा। वैसे लेता नहीं हूं मैं, मान लो कि ले लूंगा। वो डोज क्या होगा, लिटिल लिटिल 3 पेग बल्लिए, वही वही। तो डोज क्या होता है भाई साहब, डोज प्रोसेस नाम आते ही डोज, डोज याद आना चाहिए। डोज से कौन सा डोज याद आना चाहिए, अपना वही वाला पेग वाला डोज। डोज से डोज याद आ गया, अपन डोज क्या लेंगे भाई साहब, अल्कोहल का डोज लेंगे। तो ये है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के ऊपर जैसे अपन रिएजेंट क्या डालेंगे, एक्वस NaOH, एक होता है एक्वस, एक होता है कंसंट्रेटेड। ये एक्वस और कंसंट्रेटेड का माजरा क्या भाई साहब आज ही समझ लो आप, आगे आपकी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। जब भी कोई भी रिएजेंट के आगे एक्वस लग जाए ना, उसका मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है। कहने का मतलब वाटर इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी,
अरे आप ऐसे में समझो कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे को पूरी इंग्लिश आती है, मैं आपको पूरी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, पूरी क्लास इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये एक्वस की अपन जब भी बात करेंगे उसमें वाटर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो क्वांटिटी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है। अब मान लो कि ये तो हो गई बात एक्वस की। अब अपन बात करेंगे एक्वस, अब अपन बात करते हैं कंसंट्रेटेड की। जब भी कंसंट्रेटेड की बात आती है ना भाई साहब, उसमें क्या होता है भाई साहब, पूरा सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होता है, सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होता है। अब ये क्या बोल दिया सर, आप तो लिंक करते करते कहा नहीं, पता नहीं कहां जा रहे हो। अब ये छोड़ो, आप उसमें ये ध्यान रखो एक्वस में पानी ज्यादा होता है, ठीक है, और जो भाई साहब कंसंट्रेटेड होता है ना उसमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे 5% पानी प्रेजेंट होगा, बाकी सारा का सारा सॉल्यूट होगा। अब कोई भी एक सॉल्यूशन होता है, जैसे आप चाय भी मान लो, चाय एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको तो अपन बोलते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में या कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या माजरा भाई साहब, अपन सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में। अपन को भी ध्यान ये रखना, एक्वस जब बात आ जाए, एक्वस के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और जो कंसंट्रेटेड होता है कंसंट्रेटेड के अंदर क्या होता है भाई साहब, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, और उस टाइम पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक्वस NaOH जैसे अपन ने लिया तो अपने पास जो निकल के आएगा वो आएगा ROH, बोले तो अल्कोहल प्लस NaCl, NaCl बोले तो घर का नमक लून, ठीक है। अब अपन ये तो मान लो कि ये तो अपन ने नॉर्मल मतलब खुली चेन थी, खुली चेन में एल्काइल हैलाइड था, उसके साथ अपन एक्वस NaOH डाल दिए, अपने पास अल्कोहल बन गया। अब मान लो कोई बंदा है कि नहीं नहीं खुली चेन के साथ आपने रिएक्शन किए तो मैं तो बंद चेन के साथ रिएक्शन करूंगा, बोले तो एरोमेटिक चेन के साथ रिएक्शन करूंगा। अब इस एरोमेटिक चेन के साथ उसने रिएक्शन करके देखी, उपेड़ी था मेरे जैसा कोई बैठा बैठा, उसके कुछ काम था नहीं, उसने क्या किया बेचारे ने, पहले तो थी नॉर्मल चेन उसके साथ रिएक्शन कर लिया, और उसने क्या तरकीब लगाई कि भाई साहब मैं एरोमेटिक चेन के साथ रिएक्शन करके देखूंगा। भाई साहब साइंटिस्टों ने कहा तू करके देख ले, तेरे पास टाइम ज्यादा है, हमने करके देख लिया, हमारा जो रिजल्ट आया हम थोड़े निराश थे इसलिए मुंह लटका के बैठ गए, लेकिन तू भी मुंह लटकाएगा ये मेरी गारंटी है। तो वो क्या करता है भाई साहब, करने बैठता है, वो करने बैठता है रिएक्शन, जैसे ही एरोमेटिक रिंग के साथ वो एक्वस NaOH डालता है तो उसको प्रोडक्ट में कुछ भी देखने में नहीं मिलता। ये भाई साहब हैरान परेशान माथा पकड़ के बैठ गया, ओ ले उन साइंटिस्ट की बात मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता भाई साहब, मेरे तो वो क्या दिन मान ही खराब आ गए, मैं तो लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय सैया, वो ऐसा कर करके, ठीक है। वो भाई साहब ऐसे कर करके माथा पकड़ के बैठ गया। फिर उसने सोचा चलो कुछ ना, अपन इतना मेहनत कर ही ली है तो थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साइंटिस्ट थे, जुगाड़ी तो थी, उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट थे। उसने क्या किया भाई साहब, तरकीब लगाई कि कुछ ना कुछ तो इसमें से निकाल के देंगे। उन्होंने कहा था ना तो नालायक क्या कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे वैसे, कुछ तो कुछ निकालूंगा मैं इसमें से, जरूर निकालूंगा। तो वो भाई साहब खोजबीन करने बैठ गया। उसने खोजबीन करते करते एक चीज पाई कि भाई साहब इसमें जो बेंजीन की रिंग है ना, इसका बहुत बड़ा खेल है। क्या खेल है भाई साहब, इसके पास क्या होता है भाई साहब, ये एक बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड के अलावा इसके पास 3 नॉन पेयर होते हैं। और भाई साहब ये बेंजीन तो भूखा बैठा है, इसको जैसे लोन पैर दी के इसने खींचना चालू कर दिया, टपाक 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 टपाक। जैसे खींचा तो भाई साहब ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, जो भाई साहब बॉन्ड है ना, ये जो लोन पेयर डबल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा। डबल बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण क्लोरीन क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। और डबल बॉन्ड की जैसी टेंडेंसी आ जाएगी भाई साहब, सिंगल बॉन्ड से जो डबल बॉन्ड होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो सिंगल बॉन्ड टूट नहीं पाएगा तो OH उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, OH उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा तो आगे की जो प्रोसेस होगी, जो अपन को अल्कोहल मिलने वाला था इसके अंदर फिनोल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई साहब। उसने कहा चलो कोई ना कोई, अपन को अब शांति हो गई भाई साहब, अपन ने ये तो ढूंढ लिया किस कारण से ये भाई साहब टूट नहीं रहा। उसने यही कंक्लूजन दे दिया भाई साहब, इसके ऊपर जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसी वजह से ये रिएक्शन शो नहीं करता। ये बात हो गई भाई साहब डोस प्रोसेस की। अब डोस प्रोसेस पूरा हो गया। अब डोस प्रोसेस पूरा होने के कारण डबल बॉन्ड रेजोनेंस आ गया इसके अंदर। डोस प्रोसेस पूरा होने के बाद अपन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन निकल जाती है वो है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड रिएक्शन।
मैंने आप लोगों को कहा था भाई साहब, एक स्ट्रक्चर दिखाई थी, कहां पे गए वो, ये स्ट्रक्चर, मैंने कहा था इस स्ट्रक्चर का नाम याद कर लेना। वो भाई साहब स्ट्रक्चर यहाँ पे वापस आ गई, सेम टू कॉपी। अब मेरे को ये बता दो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है। 3 गिन रहा हूं, 1 2 3, और 3 3 सॉरी, नहीं पता। अरे क्यूमिन, हेडिंग में डाल दिया क्यूमिन, ये रहा क्यूमिन इसका नाम, इसका नाम हो गया क्यूमिन, हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन। अब ये क्या है भाई साहब, क्यूमिन के ऊपर जैसे अपन ने O2 ऐड करवाया, करवा दो, ये O2 सीधे जाके इधर जुड़ जाएगा, O2 H का H यहाँ का H उठ के यहाँ पे आगे आ जाएगा। तो ये आगे का जो अपने पास प्रोडक्ट आएगा बीच में ही आ गया। इसके ऊपर जैसे अपने हाइड्रोजनेशन करवाया इसका, तो अपने पास जो निकल गया है वो फिनोल निकल गया है। वो कैसे फिनोल निकल गया, यहाँ से OH टूटेगा, या जाके अगले बेंजीन, मतलब यहाँ का OH टूट गया, मान लो टूट गया, और ये यहाँ से भी टूट जाएगा। यहाँ से टूटेगा जैसे, तो यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, ये OH आके यहाँ पे वैकेंट रहेगा, तो इसके ऊपर वापस अटैक कर लेगा। तो OH को अटैक करके क्या बना लिया इसने, फिनोल बना लिया। इसके साथ ये बना भाई साहब एसीटोन। ये भाई साहब C डबल बॉन्ड बीच में साइड में 2 CH3 है, इसको अपन बोलते हैं एसीटोन। अब एक बात मेरी सुनो आप, इंपॉर्टेंट, गोल लगा के कान खोल के सुनना। अब बात तो चल रही है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन, बात तो चल रही है क्यूमीन की पेरोक्साइड की रिएक्शन की, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछने लायक जो टॉपिक है वो भाई साहब ये है कि इस रिएक्शन को करवाने के बाद जो साइड प्रोडक्ट बनता है, मेन प्रोडक्ट नहीं, साइड प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, मेन वो इंपॉर्टेंट भाई साहब। इस पूरी रिएक्शन को करवा दिया, क्यूमीन थी, क्यूमीन के ऊपर O2 रिएक्शन करवा दिया, O2 के ऊपर हाइड्रोजनेशन करवा दिया। अब ये तो मान लो कि फिनोल बन गया, ये फिनोल बनाने की तरकीब है, लेकिन वो ये नहीं पूछेंगे फिनोल कैसे बनेगा, क्या मामला, वो ये पूछेंगे जब क्यूमीन के ऊपर अपन O2 डालेंगे, उसका अपन हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई साहब। इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो बनता भाई साहब एसीटोन। ये भाई साहब पूरी 12th क्लास की एनसीईआरटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको मेन प्रोडक्ट याद नहीं रखना, इसमें साइड प्रोडक्ट याद रखना है। मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है भाई साहब, इसका साइड प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए। इसका साइड प्रोडक्ट जो निकल आएगा वो अपने पास निकल आएगा एसीटोन। तो बच्चों आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्या पता आगे बात कर ही ले अपन। तो चलो बच्चों आपने लिख लिया होगा, तब तक मैं पीछे का मिटा देता हूँ, आगे का आपको पढ़ा है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे भाई साहब 23 नंबर की, LUCAS, लुकास टेस्ट। लुकास वैसे रिएजेंट होता है, लेकिन अपन इसको याद रखते हैं लुकास टेस्ट, ठीक है। लुकास रिएजेंट बोल दो या फिर लुकास टेस्ट बोल दो, लुकास टेस्ट। अब ये भाई साहब लुकास टेस्ट हो गया, लुकास रिएजेंट हो गया, इनका जो भाई साहब रिएजेंट होता है वो क्या होता है, रिएजेंट याद रखना है, मेन इसका इंपॉर्टेंट यही है, रिएजेंट। रिएजेंट, रिएजेंट भाई साहब क्या होता है, कंसंट्रेटेड, बोलो बोलो, अरे रिपीटर्स बोलो, वहां नहीं बोलो, मैं बोल कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड AlCl3, एनहाइड्राइड AlCl3, ठीक है। ये इसका रिएजेंट होता है भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब लुकास रिएजेंट बात आती है, अपन लुक्खा को याद कैसे रखेंगे, लुक्कास को याद रखेंगे, लुक्खा। लुक्खा क्या होता भाई साहब, उसके पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मतलब दिवालिया घोषित हो रखा है। दिवालिया घोषित कौन हो रखा है, अपन को लुक्खा का नाम याद रखते, क्या याद रखना है, कंसंट्रेटेड तो HCl याद रखना और एनहाइड्राइड AlCl3 याद रखना। लुक्कास को याद रखना लुक्खे से। अब लुक्खा कौन है भाई साहब, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड AlCl3, ये दोनों के दोनों क्या लिख दिया भाई साहब,
एनहाइड्रेट AlCl3 नहीं, सॉरी, एनहाइड्रेट ZnCl2 है, एनहाइड्रेट ZnCl2 सॉरी, ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड ZnCl2, ठीक है। आपको क्या याद रखना, दोनों को दोनों लूके कौन है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2, ठीक है। वो AlCl3 कब का वो अपन फ्री रेडिकल क्राफ्ट का लेसन पढ़ रहे हैं, वो वहां से याद रह रहा है। अब इसका जो रिएजेंट है ZnCl2 है, ठीक है, कंसंट्रेटेड। अब अपन बात करते हैं भाई साहब रिएक्शन की। ये रिएक्शन मेनली किसके ऊपर होती है भाई साहब, अल्कोहल के ऊपर होती है। ROH की रिएक्शन करवा दी, रिएजेंट डाल दिया इसके ऊपर। रिएजेंट क्या डाल दिया भाई साहब, वही कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्राइड ZnCl2 तो अपने बाहर जो निकल के आ जाएगा वो भाई साहब RCl प्लस H2O, मतलब एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर निकल के आ जाएगा हमारे पास। अब ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये अपन बात कर लेते हैं। दिस इज used to distinguish distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। ये भाई साहब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंस बताने के लिए काम आता है। लुकास रिएजेंट का काम यही है कि आपको बता देगा कौन सा तो प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके ऊपर कैसे बताएगा ये। अब जो टर्शियरी अल्कोहल होता है ना, टर्शियरी, वो इमीडिएटली will give immediate immediate white turbidity। क्या देगा भाई साहब, इमीडिएटली टर्बिडिटी। कौन सी टर्बिडिटी देगा, इमीडिएट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी, WHIT वाइट RBIDITY। अब क्या होता है भाई साहब इसमें, मान लो कि आपके पास अल्कोहल है, उसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया, एक बीकर ले लिया, अल्कोहल डाल दिया, कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया और एनहाइड्रेट ZnCl2 डाल दिया। जैसे आप डालोगे, अगर मान लो कि उसके अंदर अल्कोहल टर्शियरी है, मतलब 3 डिग्री वाला अल्कोहल है, तो जैसे आप डालोगे तो वो हाथों हाथ व्हाइट टर्बिडिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उससे अपन को ये पता चल जाएगा भाई साहब ये अल्कोहल जो अपन के अंदर डाला था बीकर के अंदर वो है टर्शियरी अल्कोहल। अगर मान लो कि ये जो रिएक्शन है ना वो 5 से 10 मिनट के बीच में हो रही, 5 से 10 मिनट के बीच में व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है, व्हाइट मिनट विद इन 5 within 5 to 10 minutes white turbidity appears, white TURBIDITY turbidity appears। अगर मान लो कि 5 से 10 मिनट के बीच में व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर मान लो कि अल्कोहल डाल दिया, एनहाइड्रेट AlCl3 भी डाल, सॉरी कंसंट्रेटेड HCl डाल दिया और एनहाइड्रेट ZnCl2 भी डाल दिया, तो अपने पास मान लो कि 30 मिनट के बाद में, आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट रुकने के बाद अगर व्हाइट टर्बिडिटी आ रही है ना, तो इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल है। व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर्स। अब ये भाई साहब मेन क्या हो गया ये आप समझो। लुकास रिएजेंट मेन सबसे पहले वो याद रहना चाहिए। मैं कब से AlCl3 बोल रहा हूँ। लुकास रिएजेंट होता है भाई साहब कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रेट ZnCl2, ये तो इसका रिएजेंट हो गया। लुक है कौन कौन है भाई साहब, कंसंट्रेटेड तो HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2, ये दोनों के दोनों क्या लुक हैं। अब आपको याद क्या रखना है भाई साहब, ये एल्कोहल को पता करने के लिए ये जो मतलब रिएक्शन होती है उसमें अपन को पता क्या करना है भाई साहब, जैसे अपन बीकर के अंदर जो अल्कोहल डाला उस अल्कोहल का नेचर क्या, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है, वो अपन पता कैसे लगाएंगे। एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर अपन एक अल्कोहल डाल दिया, अल्कोहल के ऊपर अपन ने क्या डाला भाई साहब, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2।
जैसे वो अपन ने डाल दिया एक बीकर के अंदर, अगर मान लो कि वो हाथों हाथ व्हाइट टर्बिडिटी के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो टर्शियरी अल्कोहल है। अगर मान लो 5-7 मिनट ले रहा है बंदा, तो 5-8 मिनट ले रहा है तो वो वैसा सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर मान लो कि अल्कोहल भी डाल दिया है, कंसंट्रेटेड HCl भी डाल दिया, एनहाइड्रेट ZnCl2 भी डाल दिया, और कुछ भाई साहब आधा घंटा हो गया कुछ हो ही नहीं रहा, वो पड़ा जैसे जैसे स्त्री पड़ा है, मेला क्या होगा, मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, हाँ वही सिस्टम हो गया। अगर मान लो वैसे पड़ा हुआ है तो मान लो ये वैसा प्राइमरी अल्कोहल है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से सारी की सारी आपको रिएक्शंस याद करवा रहा हूँ भाई साहब। इसमें जैसे टार्जन होगी, डार्जन डोज प्रोसेस होगी, कैसे याद रखना वो आपको सारी की सारी समझा दिया। कल की जो मजेदार मजेदार ट्रिक्स थी वो भी अपन ने समझ ली थी। बीच बीच का मतलब कुतिया एंटी भागेगी, वो बातें हो गई। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो भाई साहब, ताकि मैं इस मजेदार लाइव आपके साथ जुड़ सकूं। थोड़े से चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ने के साथ आपके साथ लाइव भी कांटेक्ट करेंगे, तो धीरे धीरे प्रोसेस के साथ बढ़ते हैं अपन। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।